दिल्ली सल्तनत का एक दौर ऐसा भी था जो बड़े बड़े सपनों, जबरदस्त योजनाओं और उतने ही गहरे विरोधाभासों से भरा हुआ था। जी हां, हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश की। 1320 से 1414 तक इस खानदान ने इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी समझने की कोशिश की जाती है। हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो इन्हीं पुराने दस्तावेजों और हस्तलिखित नोटों पर आधारित है। तो चलिए इनमें छिपे हुए पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि तुगलक वंश की असली कहानी क्या थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम तुगलकों को कैसे याद रखें? क्या वे नए नए प्रयोग करने वाले प्रवर्तक थे, या उनकी सोच में कहीं पागलपन था, या फिर वे बस एक निर्माता थे? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है इस वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के साथ। वो एक ऐसा शासक था जिसने सल्तनत को एक बहुत ही मजबूत और स्थिर शुरुआत दी। तो हुआ यूं कि 1320 में गाजी मलिक नाम के एक कमांडर ने तख्त पर कब्जा किया और सुल्तान बन गया। यही गाजी मलिक आगे चलकर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से मशहूर हुआ। वैसे गाजी शब्द का मतलब बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। ये उपाधि उन्हें उनकी सैन्य जीतों के लिए मिली थी। मतलब ये साफ था कि उनके शासन की नींव फौजी ताकत पर रखी गई थी। लेकिन गयासुद्दीन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक बहुत काबिल शासक भी साबित हुए। सोचिए, वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने खेती के लिए नहरें बनवाईं। उन्होंने एक बहुत तेज डाक व्यवस्था शुरू की और दिल्ली के पास तुगलकाबाद का मशहूर किला भी बनवाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक दो बार नहीं, पूरे 29 बार मंगोलों के हमलों को नाकाम किया। गयासुद्दीन के बाद तख्त पर आया उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। और यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि ये इस वंश का सबसे जटिल, सबसे पढ़ा लिखा और सबसे ज्यादा विवादित किरदार है। उस जमाने के एक बड़े इतिहासकार हुए जियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सिर्फ एक लाइन लिखी, विपरीत तत्वों का मिश्रण। और सच में इस एक लाइन में ही उनकी पूरी शख्सियत का राज छिपा है। अब ये देखिए, एक तरफ तो वो अरबी, फारसी, लॉजिक और यहां तक कि मेडिसिन के भी एक्सपर्ट थे, मतलब अपने वक्त के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक। और दूसरी तरफ उनकी बड़ी बड़ी योजनाएं, जिनके इरादे तो शायद अच्छे थे, लेकिन वो एक के बाद एक बुरी तरह फेल हुईं। जरा उनकी 5 सबसे बड़ी योजनाओं पर नजर डालते हैं, जो इतिहास में बड़ी नाकामियों के तौर पर दर्ज हैं। पहला, राजधानी को दिल्ली से 700 मील दूर दौलताबाद ले जाना। सोचिए, पूरी की पूरी आबादी को पैदल चलने पर मजबूर कर दिया गया। दूसरा, सांकेतिक मुद्रा। उन्होंने चांदी के सिक्कों के बराबर कीमत के तांबे के सिक्के चला दिए। नतीजा, हर घर में टकसाल खुल गई और जाली सिक्कों की बाढ़ आ गई। इसके अलावा खुरासान और कराचिल जैसे सैन्य अभियानों की योजना बनी, जो शुरू होने से पहले ही फेल हो गई और खजाना खाली कर गई। और तो और, जब दुआब के इलाके में अकाल पड़ा था, तब उन्होंने वहां टैक्स बढ़ा दिया, जिससे किसानों ने बगावत कर दी। हर योजना एक आपदा साबित हुई। इस पूरी उथल पुथल के बाद तख्त पर बैठा फिरोज शाह तुगलक, एक ऐसा सुल्तान जो मोहम्मद बिन तुगलक से बिल्कुल ही अलग था। मोहम्मद बिन तुगलक के राज में जो अफरा तफरी मची थी, फिरोज शाह ने उसे ठीक करने का बीड़ा उठाया। उनका पूरा ध्यान सल्तनत को बढ़ाने पर नहीं, बल्कि लोगों की भलाई करने और व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने पर था। ये टेबल देखिए, दोनों सुल्तानों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ मोहम्मद बिन तुगलक की बड़ी बड़ी लेकिन अव्यवहारिक योजनाएं थी, तो दूसरी तरफ फिरोज शाह के व्यवहारिक और जनता से जुड़े काम थे। एक की विरासत में थी नाकामियां और आर्थिक बर्बादी, तो दूसरे की विरासत में थे नहरें, शहर और अस्पताल। और जब हम उनके काम की बात करते हैं, तो उसका पैमाना वाकई हैरान करने वाला है। उन्होंने एक दो नहीं, पूरे 300 नए शहर बसाए, जिनमें फिरोजाबाद और जौनपुर जैसे शहर भी शामिल थे। यही नहीं, सल्तनत की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने दिल्ली के आसपास करीब 1200 फलों के बाग लगवाए। और शायद सबसे बड़ी राहत उन्होंने आम लोगों को दी, 24 तरह के मुश्किल टैक्स खत्म करके। उनकी जगह सिर्फ 4 जरूरी टैक्स ही रखे, जो इस्लामिक कानून के हिसाब से सही थे। उनके काम यही नहीं रुके। उन्होंने गरीब मुस्लिम महिलाओं की मदद के लिए दीवान खैरात नाम का विभाग बनाया, मुफ्त इलाज के लिए दारुल शफा जैसे अस्पताल खोले, गुलामों की भलाई के लिए एक अलग विभाग बनाया और यहां तक कि बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर भी खोले। उनके काम का दायरा वाकई बहुत बड़ा था। लेकिन इतिहास में स्थिरता अक्सर कुछ ही वक्त के लिए होती है।
फिरोज शाह ने जो मजबूत ढांचा खड़ा किया था वो उनके जाने के बाद बहुत तेजी से बिखरने लगा। देखिए, ये सब कितनी जल्दी हुआ। 1388 में फिरोज शाह की मौत हुई और तख्त के लिए लड़ाई शुरू हो गई। सल्तनत कमजोर पड़ गए और ठीक 10 साल बाद 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर ऐसा भयानक हमला किया कि शहर पूरी तरह तबाह हो गया। इसके बाद तुगलक वंश बस नाम का रह गया और 1414 में आखिरी शासक की मौत के साथ ही इस वंश का पूरी तरह से अंत हो गया। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इतिहास में क्या चीज ज्यादा मायने रखती है? मोहम्मद बिन तुगलक जैसी बहुत बड़ी सोच और भव्य दृष्टि, भले ही उसके नतीजे विनाशकारी हों, या फिर फिरोज शाह जैसे ठोस जमीनी काम जो लोगों को सीधे फायदा पहुंचाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार जरूर करना चाहिए।